श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर होम्योपैथी के साधकों के लिए, होम्योपैथी के चाहने वालों के लिए एक और दवा लेकर आया हूं। मेरी कोशिश है कि मैं इसके ज़रिए होम्योपैथी के सिद्धांतों और दवाओं को सामान्य जनमानस तक पहुंचा सकूं, जिससे मानव कल्याण व आरोग्य का पुनीत कार्य हो सके। मित्रों, होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं जिनके बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। होम्योपैथी की प्रैक्टिस और अन्य देशों की तुलना में हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हिंदुस्तान में अन्य देशों की तुलना में होम्योपैथी की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। मेरे ख्याल से जर्मनी में भी उतनी प्रैक्टिस नहीं होती होगी जितनी हिंदुस्तान में होती है। इसी वजह से हिंदुस्तानियों का विश्वास होम्योपैथी पर बहुत अधिक है और वो बहुत अधिक जानकारी रखते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में जिनको लोग कम जानते हैं, जिनके बारे में जानकारी लोगों को कम है, लेकिन उनकी ज़रूरत जिस जगह पर पड़ती है ट्रीटमेंट में, वहाँ पर ये लाइफ सेविंग ड्रग की तरह काम करती है। और आज ऐसी एक छोटी दवा, मतलब कम जानकारी में आने वाली दवा, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस दवा का नाम है इथुजा साइनेपियम, जिसे कॉमन लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में फूल्स पार्सले भी कहते हैं। मित्रों, ये दवाइयाँ अक्सर बच्चों को दी जाती हैं। इनका उपयोग नवजात शिशुओं में होता है। नवजात शिशुओं में, इन्फेंट्स में होता है। और अक्सर इसका उपयोग गर्मी में होता है, गर्मी के सीज़न में, या डेंटेशन यानी दांत निकलते समय, गर्मी और दांत निकलते समय। डेंटेशन में इथुजा साइनेपियम से पहले जब कभी भी कोलेरा यानी हैजा या कोलेरा इन्फेंटम, जिसको हम शिशु में होने वाला हैजा कहते हैं, तो होम्योपैथी में इथुजा से पहले ऐसी दवाइयाँ नहीं थी। तो जब भी छोटे बच्चों को कोलेरा इन्फेंटम होता था तो माँ डर जाती थी कि अब मेरा बच्चा नहीं बचेगा, तो एक प्रकार से मृत्यु का बुलावा ही मानकर चलते थे। इथुजा के आने के बाद अन्य और कई दवाइयाँ आई, लेकिन सबसे पहले इथुजा साइनेपियम आई। इथुजा के बाद अन्य बहुत सारी आई, लेकिन सबसे पहले तो इथुजा आई। और इसके आने के बाद अन्य दवाइयाँ भी आई, लेकिन सबसे पहले इथुजा आई, जिसे बहुत सक्सेसफुली होम्योपैथी डॉक्टर्स ने कोलेरा इन्फेंटम को ठीक किया, जो शिशुओं में होने वाला जो हैजा है उसको ठीक किया। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। समझिए, एक नवजात बच्चा है और एक लेडी है जो अपने घरेलू कार्यों में हमेशा बिजी रहती है, कामों में उलझी रहती है, उसको वर्कलोड है, वो अपना काम करते रहती है, हमेशा ऑक्यूपाइड रहती है, व्यस्त रहती है। शी हैज़ टू फिनिश हर वर्क, वो अपना काम फटाफट ख़त्म करना चाहती है। जब भी बच्चा रोता है तो वो लेडी आती है और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान करा देती है। फिर थोड़ी देर बाद रोया और फिर स्तनपान करा देती है। मतलब वो फिर 20-25 मिनट बाद रोया और फिर स्तनपान करा देती है। तो जनरली मित्रों, दूध को डाइजेस्ट होने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो यदि 2-2.5 घंटे के बाद यदि बच्चा रोता है
तो हमें मान लेना चाहिए कि बच्चा भूखा है। लेकिन यदि स्तनपान के 20-25 मिनट बाद ही बच्चा फिर रो रहा है तो ज़्यादा मुमकिन है कि वो भूख की वजह से नहीं रो रहा, उसके रोने के कोई और भी कारण हो सकते हैं। क्योंकि वो लेडी अपने कामों में ऑक्यूपाइड रहती है, व्यस्त रहती है, और वो चाहती है कि बच्चा शांत हो जाए, मैं मेरे काम में लग जाऊं फटाफट, ताकि मैं अपना घर का काम पूरा कर सकूं, फिनिश कर सकूं। इस चक्कर में वो बच्चे को फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। ऐसा करने से बच्चे का डाइजेशन कमज़ोर होने लगता है या कमज़ोर हो जाता है। अब मैं दूध पिलाने के बाद जब बच्चा बीमार हो जाता है उसके बाद की स्थिति बताता हूँ। दूध पिलाने के बाद जब बच्चा बीमार हो जाता है तो उसके बाद की बात कैसे होगी, मतलब किस तरह की होगी उसकी स्थिति। दूध पिलाने के बाद जैसे ही दूध पेट में जाता है, थोड़ी देर बाद जब वो पार्सली दही बन जाता है और पार्सली दूध रहता है, आंशिक रूप से दही और आंशिक रूप से मतलब दूध, उस अवस्था में दूध की वोमिटिंग होती है उसको। और जब उल्टी होती है तो ये दूध और दही का मिक्सचर होता है, उल्टी में निकलता है वो। कभी तो दही का बड़ा भाग मुंह से निकलता है जिसे देखकर माँ भी हैरान रह जाती है। और चूंकि गर्मी के दिनों में होता है तो 2-3 वोमिटिंग के बाद ही बच्चा एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, उसकी बॉडी में पानी की कमी होने लगती है, उसकी आंखें दबने लगती हैं। अपर लिप्स और नोज के बीच जो एरिया होता है, अपर लिप्स और नोज के बीच का एरिया होता है, उसमें पेलनेस आने लगती है। चूँकि ये चीज़ें बार बार होती हैं तो कुछ समय बाद इसे दस्त होने लगते हैं, ग्रीनिश, येलोइश, पतले, स्टिकी, इस तरह का स्टूल होता है उसका। वोमिटिंग एवं डिसेंट्री, इन दोनों की वजह से उसकी बॉडी में पानी की बहुत कमी हो जाती है और ऐसा लगता है कि बच्चा मर जाएगा। पर ख़ास बात यह है मित्रों कि इथुजा के पेशेंट को प्यास नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है इथुजा का कि बॉडी से इतना पानी जाने के बावजूद भी ही इज़ नॉट फीलिंग थर्स्टी, उसे प्यास महसूस नहीं होती। यदि ऐसे प्रॉपर्टी ठीक नहीं किया गया, यदि इसे प्रॉपरली ठीक नहीं किया गया तो बच्चा 2 या 3 दिन तक ही जी पाता है। इतनी तेज़ी से बिगाड़ होता है, हर एक उल्टी के बाद वह एकदम बेजान सा कमज़ोर हो जाता है। व्यक्ति के बहुत ज़्यादा काम करने के बाद की जो थकान होती है ना, उस तरह की थकान होती है और वो डीप स्लीप में चला जाता है। जैसे व्यक्ति गहरी थकान के बाद गहरी नींद में चला जाता है, तो यहाँ पर इथुजा साइनेपियम 200 इथुजा 200 पोटेंसी की 1 या 2 डोज दीजिए एंड सी ऑल द वंडर, सी द मैजिक, और चमत्कार देखिए और जादू देखिए। 1 या 2 खुराक इथुजा साइनेपियम 200 पोटेंसी की। दूसरी पैथी के लोग सरप्राइज होंगे कि इस शुगर पिल्स में ऐसी क्या चीज़ है, कोई एंटीबायोटिक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और कल 7-8 शुगर पिल्स दी और बच्चा ठीक हो गया, इसे क्योर हो गया, कोलेरा इन्फेंटम। तो उनके लिए जो वंडर होगा, और सिर्फ उसके लिए ही नहीं, आपके लिए भी वंडर होगा और उस बच्चे की माँ के लिए भी, उनके पूरे घर वालों के लिए भी। इसलिए यहाँ पर इथुजा साइनेपियम बहुत अच्छा काम करती है मित्रों। दूसरा इसका जो उपयोग होता है वो स्पास्मोडिक कन्वल्जन्स, एपिलेप्टिक कन्वल्जन्स, मृगी का दौरा, यहाँ पर भी इथुजा का बहुत उपयोग है। एपिलेप्टिक कन्वल्जन्स में, पर ये बच्चों को में ही अक्सर होता है और उसकी पहचान ये है मित्रों कि जब एपिलेप्सी
या स्पास्म ऐंठन आती है बॉडी में, तो उसकी आंखें नीचे की तरफ चली जाती है और आंखें स्थिर हो जाती हैं, इधर उधर हिलती डुलती नहीं है। जैसे बेलाडोना की आंखें इधर उधर भागती हैं, वैसे नहीं, इसकी आंखों की पुतली यानी जो पुपिल्स होती हैं डायलेटेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। इसके जाव होते हैं, जबड़े होते हैं, वो लॉक हो जाते हैं। इसके मुंह से झाग आने लगते हैं, चेहरा हल्का रेडिश हो जाता है, मुट्ठियाँ उसकी भिंच जाती हैं। कुछ समय ये स्पाज्म रहता है, उसके बाद चला जाता है। और जब चला जाता है तो फिर वैसी ही अवस्था आ जाती है जैसे वोमिटिंग के बाद आती है। कमज़ोरी, थकान, पसीने, हाथ पैर में पसीने से चिपचिपे हो जाते हैं और फिर वही स्लीप, गहरी नींद। तो इन दोनों कंप्लेंट्स में आफ्टर एपिसोड ऑफ दैट कंप्लेंट्स, डीप स्लीप, प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस, पर्सपिरेशन, स्वेटिंग, ये सब मिलता है। ठीक है मित्रों, अब इसके माइंड को देखते हैं मित्रों। किसको देखते हैं? माइंड को। क्योंकि इसका उपयोग और ज़्यादा जगह उपयोग नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक्यूट मेडिसिन है, शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है। तो डॉक्टर क्लार्क ने इस दवा का उपयोग एग्जामिनेशन फंक में किया। क्या होता है मित्रों कि एथुजा साइनेपियम का जो पेशेंट होता है उसे एंटिसिपेटरी एंजाइटी होती है, अप्रत्याशित चिंता, या अप्रत्याशित नहीं, प्रत्याशित चिंता, यानी पहले से चिंता हो जाए किसी काम के लिए, यानी जो भी काम करता है उसके परफॉर्मेंस को लेकर ये बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है। दूसरा, इसका कंसंट्रेशन ठीक होता है, ख़राब नहीं होता। लेकिन जब वो एफर्ट करता है, यानी समझिए आप कोई चीज़ परफॉर्म करना है, उस समय जो एफर्ट करता है तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में कुछ है ही नहीं, वैकेंट फील करता है। जैसे बच्चे ने घर पे सब कुछ यदि किया, लेकिन उसको एग्ज़ाम के पहले डर लगने लगा कि अरे पता नहीं मुझे तो वो वैकेंट फील हो जाएगा, यदि मैं कंसंट्रेट करूं तो सब कुछ मेरे दिमाग से गायब हो तो नहीं हो जाएगा। और ऐसा भी होता ही है, ऐसा होता भी है। इसलिए डॉक्टर क्लार्क ने बहुत सारे लोगों को एग्जामिनेशन फंक के लिए इस दवा का उपयोग किया था। इसमें डेलीरियम, उन्माद का भी एक फेज आता है। माइंड सिम्टम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है इसमें। इस डेलीरियम में इसे ऐसे लगता है कि मेरे घर में जो जानवर हैं वो यहाँ से वहाँ इधर उधर भाग रहे हैं, जैसे कैट है, डॉग है। और एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है वो है कि पेशेंट को ऐसे महसूस होता है कि मेरे घर के एक कोने से दूसरे कोने में चूहा दौड़े जा रहा है, या फिर उसकी चेयर के नीचे से दौड़ कर जा रहा है। लेकिन ये फिर डेलीरियम में होता है मित्रों, जब पेशेंट अपनी सुध में नहीं होता। और कोई अपनी सुध में कब नहीं होता? जब वो ओवर एक्सर्शन करेगा, अतिश्रम करेगा, जब उसकी बॉडी की सारी एनर्जी चली जाएगी, उसका माइंड प्रॉपर काम नहीं करेगा, ब्रेन बिल्कुल थक जाएगा, उस समय की अवस्था में ऐसा हो सकता है। माइंड सिम्टम्स में इससे ज़्यादा नहीं है। एथुजा साइनेपियम के पेशेंट का एग्रावेशन सुबह के 3 से 4 बजे के बीच होता है, या तो शाम के समय होता है, दांत आते समय, ड्यूरिंग डेंटेशन, समर सीजन, ओवर एक्सर्शन एंड वार्मथ। इन चीज़ों से एथुजा साइनेपियम के पेशेंट का एग्रावेशन होता है। अब हम आते हैं एमेलियोरेशन पे, सुधार पर, कि किन चीज़ों से एथुजा साइनेपियम या किन सिचुएशन में एथुजा साइनेपियम की तकलीफ में कमी आती है, या सुधार होता है, या अच्छा महसूस करता है, या उसकी कंप्लेंट्स कम होती है। ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं? वह ये हैं कि खुली हवा में जाने से, या खुली हवा में टहलने से, या अगर एथुजा साइनेपियम के पेशेंट से आप बात करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, तो भी उसे आराम मिलता है। लेकिन खुली हवा में जाने से एथुजा साइनेपियम में 2 चीज़ें बढ़ जाती हैं। एक है उसका गुस्सा, दूसरा उसका
एब्सेंट माइंडेड, भुलक्कड़पन खुली हवा में जाने के बाद से बढ़ जाता है। इट इज़ वेरी शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन, इट इज़ वेरी शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन, वेरी लिमिटेड मेडिसिन, बट आर लाइफ सेविंग मेडिसिन। लाइफ सेविंग मेडिसिन। यदि आप एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं तो समर सीजन में अपने किट में इसे ज़रूर रखना। यदि आप डॉक्टर नहीं हैं और अगर आपने एथुजा साइनेपियम के अलावा के लक्षण जो हैं वो बच्चे में देखते हैं तो आप इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। मित्रों, मैंने एथुजा साइनेपियम को मेरी समझ के अनुसार एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे पेज को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। यदि कोई मशवरा देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मुझे अच्छा लगेगा। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। इन वीडियोस को अपने मित्रों और परिवारजनों एवं रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि वो भी होम्योपैथी के इस अद्भुत संसार से परिचित हो सकें और अपने को आरोग्य प्राप्त कर सकें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।